न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका शाम की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। पाकिस्तान की खुली पोल से बचाए कॉमन मैन वो निकला आतंकी। भारत पाक के बीच सीजफायर नहीं होता तो परमाणु युद्ध हो जाता, बोले ट्रंप। इजरायल को दरकिनार कर अमेरिका ने कराई अपने नागरिक की रिहाई। लंदन में बत्ती गुल होने से ट्रेनें रुकी, हजारों यात्री फंसे। सर्वदलीय बैठक में नहीं आए पीएम मोदी तो कांग्रेस करेगी बहिष्कार। खबरें विस्तार से। पाकिस्तान की खुली पोल जिसे बताया कॉमन मैन वो निकला आतंकी। पाकिस्तान ने दुनिया के सामने प्रतिबंधित आतंकवादी को आम आदमी के रूप में पेश किया था। पाकिस्तान की इस बात से उस समय पर्दा उठ गया जब पड़ोसी देश के एक बड़े अधिकारी ने हाफिज अब्दुल रऊफ के बारे में अहम जानकारी सार्वजनिक रूप से उजागर कर दी। पाकिस्तान के अधिकारी की ओर से दी गई जानकारी में रऊफ की राष्ट्रीय पहचान संख्या भी शामिल थी, जो अमेरिकी प्रतिबंधित आतंकवादियों की सूची के डेटाबेस में मौजूद विवरणों से मेल खाती। पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के महानिदेशक अहमद शरीफ चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए रऊफ को एक आम आदमी बताया जिसकी 3 बेटी और एक बेटा है। रऊफ ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के पंजाब के मुरीदके में लश्कर ए तैयबा मुख्यालय में मारे गए आतंकवादियों की नमाज अदा की थी। रऊफ को हाल में ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के जनाजे की अगुवाई करते देखा गया था। वही अमेरिका का वित्त विभाग विशेष रूप से नामित नागरिकों और आतंकियों की सूची रखता है। पत्र सूचना कार्यालय की ओर से सोमवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि ISPR के महानिदेशक की ओर से शेयर की गई पहचान संबंधी जानकारी हाफिज अब्दुल रऊफ की जानकारी से पूरी तरह मेल खाती है, जो कम से कम 1999 से लश्कर ए तैयबा के वरिष्ठ नेतृत्व का सदस्य है और अमेरिकी प्रतिबंध सूची का हिस्सा है। जनरल साहब, इंडियन मीडिया ने जो 3 दिन में तूफान बर्पा किया उसको तो हम अच्छी तरह जानते हैं, उसका जवाब भी उनको दिया गया। आज जो उनकी स्पोक्स पर्सन थे, मिलिट्री स्पोक्स पर्सन, उनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने बताया कि बहावलपुर में जो उन्होंने टारगेट किया था उसमें रऊफ नामी शख्स को उन्होंने टारगेट किया था और उसको वो बहुत हाई वैल्यू टारगेट अचीवमेंट उसको शो कर रहे हैं। आप बताइएगा कि क्या ऐसा कोई वाकया वहाँ पे हुआ और इसकी हकीकत क्या है? I think this question was discussed day before once we had the last press conference, and because this was discussed in this point was made by this, so we have pulled out the same video clip. So I'll just see that first, so that you can see what the fact of the matter is. If we can run that clip, because the reality is for everyone to clear, is obviously for everyone to see. So you see, yes, this one. If you just stop here. So this is the Indian High Commissioner in UK who is showing on international media picture of a person leading the prayers. You can see that. Now he is saying that this man is brother of an alleged person who is in incarceration, and that this man is the brother of that terrorist, the alleged terrorist that they say. Now run this. If you can run this clip. This person here is a sanctioned terrorist under the American sanctions regime. His name is Hafiz Abdul Rauf. So he's saying, stop here. So he's saying he is Hafiz Abdul Rauf, who is a sanctioned terrorist, and this terrorist is leading this prayer. So he is a High Commissioner of the Indian government. No, go ahead. That you're mentioning. Look who's behind it. Pakistani military. Look at the coffins there. They have the Pakistani national flag. Masood Azhar's brother has been killed in Operation Sindoor. That's Maulana. Now stop here. Rauf Azhar. Masood Azhar. Kindly, please. So what he's saying now, their media is saying that no, this person has died. So at the same time, he's dead for them. At the same time, he's alive for them, to whom to believe. So what we did was, we tried to reach out this man, because there was a person who was leading the prayers. Now we'll show you that man.
Abdul Rauf Azhar killed in Operation Sindoor. Your own Pakistani Secondly, military you has hold said on, that hold on, Masood hold on, Azhar's hold family on. has been killed. I'm quoting Hold the on. Pakistani military. No, stop here. मेरे No, मुतालिक मेरे please दोस्तों stop ने here. कुछ वीडियो Kindly, please. No, the misinformation that is being spewed from the Indian side is being also picked up by international media, because they push it out so aggressively and so much that a very a journalist of an international media is saying, believing that the brother of the story, because that story has been told, has been given to her by a very top ranking official, and she is saying that the military officials of Pakistan have said that. Where is that record? At what time ISPR, myself, anybody has said and made any comment about him? Now he is this man. His name is Hafiz Abdur Rauf, who is actually leading the prayers. And listen to him what he is saying. जी एक जनाजा पढ़ाने की मुझे बड़ी ही शदीद तकलीफ है और रंज भी है कि बगैर किसी तस्दीक के, बगैर किसी तहकीक के मेरे बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें और बैनुल अक़वामी चीज़ें बयान कर दी हिंदुस्तान ने और उनके मीडिया ने, जो बिल्कुल ही मुज़क्का खेज़ है, जिसका हक़ाइक़ से क़तन कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरी ज़िंदगी सबके सामने है। मेरे माँ बाप उस्ताद थे, मैं खुद तालीम दोस्त आदमी हूँ। मैंने पहले कॉलेज में पढ़ा, स्कूल में पढ़ा और बेहतरीन मेरी एजुकेशन रही। So he's saying, I am surprised that I am being talked by the Indian media. So my parents were teachers. He's got 3 daughters, son, and he is born in March 1973. You can see his details, family details and everything over here. So we are actually surprised that even today, then again, they have come out with the same thing. So it is now getting, it's a little flabbergasted that whatever they are telling, why they are telling, and what to believe, what not to believe. अगली खबर, भारत पाक के बीच सीज फायर नहीं होता तो परमाणु युद्ध हो जाता, बोले ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर नहीं होता तो परमाणु युद्ध हो जाता। डोनाल्ड ट्रंप का यह संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन से ठीक पहले हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों देश परमाणु युद्ध के मुहाने पर आ गए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व की तारीफ की, कहा कि वे हालात की गंभीरता को पूरी तरह से समझ सके। उन्होंने कहा है कि हम दोनों देशों के साथ ट्रेड में मदद करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर यह संघर्ष नहीं रुका तो हम व्यापार में मदद नहीं करेंगे। भारत पाकिस्तान सीज फायर पर उन्होंने कहा है कि अगर दोनों देशों के बीच अगर युद्ध बढ़ता तो यह एक बुरा परमाणु युद्ध हो सकता था, लाखों लोग मारे जा सकते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो को भी धन्यवाद दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को वार्ता के बाद सैन्य कार्रवाई और गोलीबारी रोकने के लिए सहमति बनी। नई दिल्ली में भारत सरकार के सूत्रों का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशकों के बीच जमीन, हवा और समुद्र में सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाइयों को तत्काल प्रभाव से रोकने पर सहमति बन गई है। उन्होंने कहा है कि इसमें कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं था। ट्रंप ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच काफी तनाव था और ऐसा लग रहा था कि यह रुकने वाला नहीं है। Again, let me say a few words about the historic events that took place over the last few days. On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of 2 nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it, that I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop.
and they have, and अगली खबर, इजराइल को दरकिनार कर अमेरिका ने कराई अपने नागरिक की रिहाई। हमास में अमेरिकी प्रबंधक एडन अलेक्जेंडर को ट्रंप प्रशासन और हमास अधिकारियों के बीच चली कई दौर की लंबी बातचीत के बाद रिहा कर दिया गया है। सोमवार को एडन 18 महीने बाद अपने परिवार से मिले। 7 अक्टूबर को हमास हमले में एडन को बंदी बना लिया गया था। हमास के कैद रिहा होने के बाद अलेक्जेंडर काले रंग के एडिडास टी शर्ट और बेसबॉल कैप पहने हुए दिखाई दी। उनकी तस्वीर रेड क्रॉस को सौंपे जाने के दौरान खींची गई थी। इससे कुछ समय पहले उनका काफिला खान यूनिस से निकलकर इजराइल की ओर रवाना हुआ था, जहां मेडिकल चेकअप के बाद उनको परिवार से मिलाया गया। आधिकारिक बयान में हमास ने कहा कि अलेक्जेंडर की रिहाई अमेरिकी प्रशासन के साथ बातचीत के बाद हुई है और यह युद्ध विराम करने, क्रॉसिंग खोलने और गाजा में मानवीय सहायता की सुविधा के उद्देश्य से व्यापक मध्यस्थता प्रयासों से जुड़ी है। हमास ने अपने सीज़फायर डील के लिए अपनी प्रतिबद्धता और लचीलेपन पर जोर दिया और कहा कि सीरियस वार्ता बंदियों की रिहाई करा सकती है। साथ ही इजराइल भीषण बमबारी पर हमास ने चेतावनी दी कि हमले बंदियों की जान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगली खबर, लंदन में बत्ती गुल होने से ट्रेनें रुकी, हजारों यात्री फंसे। दक्षिण पश्चिम लंदन में सोमवार को बड़े स्तर पर बिजली की आपूर्ति रुक गई। इसके कारण लंदन अंडरग्राउंड नेटवर्क में बड़ी बाधा उत्पन्न हो गई है। बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाने की वजह से कई लाइनें सस्पेंड हो गई और दोपहर की यात्रा के समय यात्रियों को मुश्किल का सामना करना पड़ा और हजारों यात्री फंस गए। ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन को बताया कि ये रुकावट कुछ ही मिनटों तक चली, फिर भी इसने पूरे सिस्टम पर बड़ा प्रभाव डाला। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि यह नेशनल ग्रिड समस्या थी। नेशनल ग्रिड समस्याओं में बेकरलू और सफा ग्रिड लाइनें पूरी तरह से बंद हो गई, जबकि एलिजाबेथ, जुबली और नार्दर्न लाइनों को गंभीर देरी और थोड़ी देर तक सस्पेंड करना पड़ा। सूत्रों के अनुसार जब बिजली चली जाती है तो जाहिर है ट्रेनें रुक जाती हैं। ट्रेनों और स्टेशनों पर आपातकालीन बिजली होती है, इसलिए सब कुछ पूरी तरह से बंद नहीं होता, लेकिन ट्रेनें रुक जाती हैं और हम कुछ स्टेशनों को खाली कर देते हैं क्योंकि बिजली के बिना उन्हें खुला रखना सुरक्षित नहीं होता। पेडिंगटन स्टेशन पर मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि टीएमवेफल स्टाफ ने सफर कर रहे लोग, जिनमें से कई सामान लेकर जा रहे थे, उन्हें एलिजाबेथ लाइन सेवाओं से हटाकर स्थानीय बसों की ओर भेज दिया है, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई है। व्यस्त स्टेशन पर बेकरलू लाइन का एंट्री गेट पूरी तरह से बंद था और इसके फिर से खुलने का कोई तत्काल अनुमान नहीं दिया गया। अगली खबर, सर्वदलीय बैठक में नहीं आए पीएम मोदी तो कांग्रेस करेगी बहिष्कार। आतंकवाद के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी ने सोमवार को देश को संबोधित किया। सूत्रों का कहना है कि अब इंडिया गठबंधन बड़ी रणनीति बना रहा है। पीएम के संबोधन पर राहुल गांधी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की योजना बनाई जा रही है। गठबंधन का मानना है कि सर्वदलीय बैठक की मांग करने के बाद पीएम के आने का भरोसा मिलेगा तो ही विपक्ष शामिल होगा, वरना सामूहिक बहिष्कार करेगा। 2 बार से पीएम सर्वदलीय बैठक में नहीं आए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सीडब्ल्यूसी सदस्य प्रधानमंत्री के संबोधन पर चर्चा करने के लिए दिल्ली में दोपहर 3 बजे मिलेंगे। इसके बाद कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। उधर पीएम के संबोधन के बाद कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा है कि विश्व के नेतृत्व को यह सोचना चाहिए कि पाकिस्तान आतंकवाद का स्रोत है। विपक्ष आपके साथ है। मैं विपक्ष की तरफ से नहीं बोल सकता, लेकिन मैं जानता हूं कि इस लड़ाई में विपक्ष आपके साथ है। मैं आपके साथ हूं, भारत की जनता भी आपके साथ है। विश्व के नेतृत्व को यह सोचना चाहिए कि पाकिस्तान is the source of terrorism, और आप कहते हैं कि पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट स्टेट है। मैं आपसे सहमत हूं। तो आप यूपीए पीए में अमेंडमेंट कीजिए
अमेंडमेंट करके एक शेड्यूल बनाइए, उसमें सारा पार्लियामेंट आपके साथ रहेगा। उस एक्ट के द्वारा हम पारित करेंगे कि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट। मैं आज आपको आश्वासन देता हूं कि विपक्ष आपके साथ रहेगा। मैं विपक्ष के तरफ से नहीं बोल सकता, बट मुझे मालूम है कि इस लड़ाई में विपक्ष आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं, हिंदुस्तान की जनता आपके साथ है। हम चाहते हैं कि टेररिज्म खत्म हो, लेकिन आप हिम्मत कीजिए, पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कीजिए और फिर अमेरिका को कहिए कि आप पाकिस्तान से ट्रेड नहीं कर सकते क्यों ये एक टेररिस्ट स्टेट है। तब हम मानेंगे कि एक नया आयाम स्थापित हुआ है। हम चाहते हैं कि ऐसा नया आयाम स्थापित हो कि हिंदुस्तान एक इतना बड़ा देश है, हमारी तुलना पाकिस्तान से नहीं की जाए और प्रेसिडेंट ट्रंप हमारी तुलना पाकिस्तान से नहीं कर सकता। हम 140 करोड़ लोग हैं, वो एक छोटा मोटा देश है, फेल्ड स्टेट है। पाकिस्तान की हैसियत ही क्या है? और प्रेसिडेंट ट्रंप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के एक मंच पे तुलना करे, यह भी आपत्तिजनक है। प्रधानमंत्री जी, देश की जनता आपके साथ है, करेज दिखाइए, झुकिए मत। ये तो बात सही है कि आप मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन मुंह तोड़ जवाब अमेरिका को भी जाना चाहिए। आपको कहना चाहिए कि ये दखलअंदाजी आप नहीं कर सकते और जो आपने कहा है वो सत्य नहीं है। हम आपके दबाव पे नहीं आए थे, हमने आपसी बात करके फैसला किया। और मैं आप एक और बात बताना चाहता हूं कि अगर आपके सारे जो लक्ष्य थे वो हासिल हो गए तो फिर सीज़फायर की जरूरत क्या थी? आपको खुद कह देना चाहिए था कि हमारे लक्ष्य सब हासिल हो गए। सीज़फायर का मतलब क्या है? हमने तो पाकिस्तान के एयर बेसिस को ध्वस्त कर दिया, वो सही है, किया भी। हमने 7 मई को, 6 मई की रात को, 7 मई को 9 जगह पे हमने जो टेररिस्ट कैंप्स को थे उनको खत्म कर दिया, मुबारकबाद। और मुंह तोड़ जवाब दिया, मुबारकबाद हमारी सेना को। लेकिन आप सब कर चुके थे तो फिर सीज़फायर की जरूरत क्या थी? क्यों आप माने इस सीज़फायर को? प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं इसलिए माने क्योंकि स्थिति इस हद तक पहुंच चुकी थी कि कुछ भी हो सकता था। और उन्होंने एक तरीके से धमकी दी, नहीं मानोगे तो व्यापार नहीं करेंगे। हिंदुस्तान 140 करोड़ का देश धमकी सह जाए? हम तो नहीं मान सकते कि हम ऐसी धमकी किसी से सहेंगे। अगली खबर, डोनाल्ड ट्रंप के दखल को क्यों सही ठहरा रहे हैं कांग्रेस नेता मनीष तिवारी। भारत और पाकिस्तान के बीच चले लंबे तनाव और संघर्ष के बाद 10 मई को शाम 5 बजे सीज़फायर का ऐलान किया गया। इस सीज़फायर को लेकर देश भर से मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कोई इसे सही तो कोई इसे गलत बता रहा है। इस मामले पर अब कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि एक बात साफ है कि अगर अब पाकिस्तान आतंकवाद को अपनी नीति के तौर पर इस्तेमाल करता है तो उसे अंजाम भुगतने ही होंगे। इसके साथ ही सांसद ने अमेरिका के दखल को सही बताया। चंडीगढ़ कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयान आया है, चाहे आप इसे पसंद करें या नहीं, यह एक तथ्यात्मक बयान है। यदि आप 1947 से 72 के परिक्षेप में भारत पाकिस्तान नजरिए को देखें तो जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा वो मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर राज्य को लेकर था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव थे जो दोनों देशों के बीच होने वाली किसी भी बातचीत के लिए टेम्पलेट थे। अंतिम निष्कर्ष यह है कि जब दो वास्तविक परमाणु हथियार संपन्न देशों के बीच तनाव बढ़ता है तो बाकी दुनिया चुपचाप खड़ी होकर देखती नहीं रहेगी। इसलिए विश्व के अन्य देश स्पष्ट रूप से दोनों देशों से बात करेंगे जब एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होंगे तो। The statement which has come
from the President of the United States of America, Mr. Donald Trump, is, whether you like it or not, a factual statement. If you look at the India-Pakistan paradigm in a perspective, from 1947 till 1972, whenever tensions went up between India and Pakistan, and they were primarily over the state of Jammu and Kashmir, it is the United Nations Security Council resolutions which were the template for whatever interlocution took place between the two countries. After 1972 till 1990, it was the Simla Agreement which injected bilateralism into the relationship. But when Pakistan started waving the nuclear word, 1990 onwards, and the then Deputy National Security Advisor, Robert Gates, came to India on the 19th of May, 1990, then onwards, whenever there has been a flashpoint in the India-Pakistan equation, there has been intervention by foreign powers led by the United States of America. It happened in 2001 at the height of Operation Parakram. It happened subsequently when tensions went up between India and Pakistan post the 26/11 terror attack. It happened again after the Uri surgical strike. In 2019, after the Pulwama Balakot dynamic, President Trump publicly took ownership from Hanoi of the fact that he had ratcheted tensions down between India and Pakistan. And on 10th of May 2025, his social media post and the subsequent statement by Secretary of State Marco Rubio again testifies and underscores to the fact that there has been back-channeling, brokering, arbitration, third-party mediation, whatever you may like to call it. You see, the bottom line ultimately is that when tensions ratchet up between two de facto nuclear weapon states, the rest of the world is not going to stand by and watch when you have missiles flying from there to here and, everywhere. So, therefore, the other countries of the world will obviously be talking to both the countries when you are not talking to each other. अगली खबर, मोदी की दहाड़ के बाद धीरे धीरे असलियत कबूलने लगा पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान में सीज़फायर के बाद अपनी जनता को झूठ की जीत कहानी सुनाकर जश्न मनाने वाला पाकिस्तान अब असलियत को कबूल कर रहा है। पाकिस्तान ने कबूल किया है कि भारत की जवाबी कार्रवाई में उसके 11 सैनिक मारे गए और 78 कर्मी घायल हुए। इसके अलावा गोलाबारी में 40 लोगों की भी जान चली गई है। ISPR ने यह भी माना है कि भारत की एयर स्ट्राइक में पाकिस्तानी एयरफोर्स को भी काफी नुकसान हुआ है, जिसमें वायुसेना के 5 अफसर मारे गए हैं। इनमें स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब, सीनियर टेक्नीशियन मुबाशिर, सीनियर टेक्नीशियन नजीब और कॉर्पोरल टेक्नीशियन फारूक शामिल। इसके अलावा भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के कई सैनिक घायल हुए, जिसका ताज़ा सबूत पाकिस्तान सेना प्रमुख असीम मुनीर का एक वीडियो है, जिसमें वह घायल सैनिकों से मिलने रावलपिंडी के एक अस्पताल पहुंचे। इससे पहले पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना भारतीय हवाई हमले में अपने नुकसान और सैनिकों के मारे जाने के दावों को लगातार नकार रही थी। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद पाकिस्तान के फर्जी दावों की पोल खुल चुकी है। अगली खबर, जम्मू कश्मीर की 2 तस्वीरें सांबा को सता रहा पाकिस्तान सेना का डर तो रियासी में खुल रहे उसको। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़फायर पर सहमति बनने के बाद जम्मू और कश्मीर में हालात सामान्य होने लगे हैं। 10 मई को सीज़फायर के बाद उस गोलाबारी और ड्रोन दिखाई दिए, 7 धमाके की आवाजें भी आई, लेकिन उसके बाद से यहाँ शांति कायम है। मंगलवार को रियासी जिले में जनजीवन सामान्य हो गया है। सुबह की तस्वीरों में छात्र स्कूलों में लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं।
हालांकि सांबा जिले के एक सीमावर्ती गांव के स्थानीय लोगों को सोमवार रात को धमाके की आवाज सुनाई देने और एक घर में छर्रे लगने के बाद पाकिस्तानी सेना का डर सता रहा है। पाकिस्तान की ओर से की गई गोलाबारी के बाद प्रभावित घर की छत और रसोई क्षतिग्रस्त हो चुकी है। वहीं जम्मू कश्मीर के सियासी जिले में स्कूल गए हैं। मंगलवार को स्कूलों में बच्चों के आने से चहल पहल भी देखने को मिल रही है। सांबा जिले के निवासी दलवीर सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान की ओर से की गई गोलाबारी के कारण लगातार डर बना हुआ है। वहीं हमें कल रात कुछ पता नहीं था, लेकिन हमने शोर सुना। सुबह हमने देखा कि यहाँ यह हुआ है। हालांकि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। विस्फोट के समय हम सभी घर पर थे। बाद में पुलिस आई और स्थिति का जायजा लिया। डर का माहौल है। अगली खबर, टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद संत प्रेमानंद से मिले विराट कोहली और अनुष्का शर्मा। क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा मंगलवार सुबह वृंदावन पहुंचे। यहाँ उन्होंने श्री राधे हित के लिए कुंज आश्रम में संत प्रेमानंद महाराज से भेंट की। इस दौरान दोनों ने संत महाराज से आशीर्वाद लिया और आध्यात्मिक चर्चा में भाग लिया। संत प्रेमानंद महाराज ने कहा है कि हम अपने प्रभु का विधान बताते हैं। जब प्रभु किसी पर कृपा करते हैं, ये वैभव मिलना कृपा नहीं है, ये पुण्य है। ये वैभव बढ़ना, यश बढ़ना भगवान की कृपा नहीं मानी जाती है। भगवान की कृपा मानी जाती है अंदर का चिंतन बदलना, जिससे आपके अनंत जन्मों के संस्कार भस्म होकर अगला जो होगा वो उत्तम होगा। बता दें कि विराट कोहली ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी, जिसके बाद यह उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति मानी जा रही है। संन्यास के बाद सीधे आध्यात्मिक शांति की तलाश में वृंदावन पहुंचे। राधे
अगली खबर, सीज़फायर पर नेहा सिंह राठौर ने उठाया सवाल। नेहा सिंह राठौर के नए गाने चौकीदार कायर वाह ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। यह वीडियो देखते वायरल हो गया है। इस वीडियो में नेहा सिंह राठौर ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़फायर पर सवाल उठाया और गाने में उन्होंने मोदी सरकार पर तंज कसा और पूछा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अमेरिका अंपायर कब बन गया। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार से अपील भी की है कि इस गाने पर कोई मुकदमा मत करना, यह सिर्फ एक स्टायर है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने मोदी सरकार के सीज़फायर के फैसले पर भी सवाल उठाया है। इतने नहीं, वे वीडियो में यह कहते हुए नजर आ रही हैं कि बेटी और किसानों के लिए चौकीदार जनरल डायर बा, मतलब बेटी और किसानों के लिए चौकीदार की तुलना उन्होंने जनरल डायर के साथ की, जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड में मासूम लोगों पर गोलियां बरसाने का आदेश दिया। सोशल मीडिया पर नेहा सिंह राठौर की वीडियो की तारीफ और आलोचना दोनों भी हो रही है। आई हो दादा चौकीदारवा कायरबा, आई हो दादा चौकीदारवा कायरबा, जाने कौना शरत पे कैले सीज फायर बा, जाने कौना शरत पे कैले सीज फायर बा, आई हो दादा चौकीदारवा कायर बा, आई हो दादा चौकीदारवा कायर बा। इंडिया पाकिस्तान के बीच अमेरिका अंपायर बा, इंडिया पाकिस्तान के बीच अमेरिका अंपायर बा, आई हो दादा चौकीदारवा कायर बा, आई हो दादा चौकीदारवा कायर बा। कब 4 PM कब बंद करत दावायर बा, कब 4 PM कब बंद करत दावायर बा, आई हो दादा चौकीदारवा कायर बा, आई हो दादा चौकीदारवा कायर बा। अरे हम पे कोई मुकदमा नहीं करना, ये तो खाली सटायर बा, हम पे कोई मुकदमा नहीं करना, ये तो खाली सटायर बा, आई हो दादा चौकीदारवा कायर बा, आई हो दादा चौकीदारवा कायर बा। बेटिया किसानन खातिर बनल जनरल डायर बा, बेटिया किसानन खातिर बनल जनरल डायर बा, आई हो दादा चौकीदारवा कायर बा, आई हो दादा चौकीदारवा कायर बा। सीज फायर के घोषणा खातिर ट्रंप के कैले हायर बा, सीज फायर के घोषणा खातिर ट्रंप के कैले हायर बा, आई हो दादा चौकीदारवा कायर 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 बा, रे आई हो दादा चौकीदारवा कायर बा। अगली खबर, 6000 रुपए से भी ज्यादा सस्ता हो गया है। भारत में सोने की डिमांड में लगातार तेजी देखने के लिए मिल रही है। पिछले कुछ समय पहले 1 लाख के आसमानी आंकड़े को पार करने के बाद अब गोल्ड रेट में गिरावट आई है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव खत्म होने के कारण गोल्ड इन्वेस्टमेंट घट गया। MCX फायदा में दाम नीचे गिरकर 92,975 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम हमले में होने वाले आतंकी हमले के बाद से सोने की कीमत में सबसे बड़ी गिरावट है। इस हमले के बाद ये अपने हाई लेवल पर पहुंचकर 99,358 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। हालांकि चांदी की चमक अभी भी बरकरार है, क्योंकि इसमें 1% तक का इजाफा हो गया। आज सुबह ये तकरीबन 943 रुपए बढ़कर 96,287 रुपए प्रति किलो के दाम पर पहुंच गए। इंडियन बुलियन एसोसिएशन के अनुसार सुबह
7.31 पर भारत में गोल्ड रेट प्रति 10 ग्राम बढ़कर 93,220 रुपए हो गए थे। दिल्ली में इंडियन बुलियन के अनुसार गोल्ड प्रति 10 ग्राम 92,890 रुपए की दर से बिक रहा, जबकि महाराष्ट्र के मुंबई में 93,050 के भाव पर ट्रेड कर रहा। अगली खबर, आईपीएल के बीच फिर मचा बवाल। एक बार फिर से आईपीएल 2025 के लिए चिंता की खबर सामने आ रही है। खबर है कि इंदौर के होलकर स्टेडियम में जयपुर के सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम को बम सुड़ाने की धमकी मिली है, जिसको देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां सतर्क होती हुई दिखाई दे रही। 11 मई से भारत पाकिस्तान के बीच किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं देखा गया, लेकिन अब ऐसी खबर के आने से क्रिकेट फैंस परेशान दिख रहे हैं। इंदौर के होलकर स्टेडियम को बीते 4 दिन 2 बार बम सुड़ाने की धमकी मिल चुकी है। ये दोनों धमकियां ईमेल के माध्यम से दी गई हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन ने ये मेल भेजा गया था। मेल में कहा गया था कि स्टेडियम में बम प्लांट करके घटना को अंजाम दिया जाएगा। स्थानीय पुलिस का कहना है कि धमकी देने का डार्क वेब का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि दोषियों को ट्रैक करने में मुश्किल हो। ऐसा हो भी रहा है। पुलिस के लिए धमकी देने वालों को ट्रैक करना थोड़ा परेशानी भरा हो रहा है। हालांकि पुलिस और साइबर टीम ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके अलावा स्टेडियम को ध्यान से तलाशी भी की जा रही है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मयूरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच